एक लंबे समय के बाद, लगभग 20 साल के बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में थे। ऐसा नहीं है कि वो आते नहीं है, जम्मू लगातार आते रहते हैं वो, लेकिन आज पूर्व प्रोविंशियल प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा की गैर मौजूदगी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहली बार जम्मू में थे और उन्होंने लगभग 28 से 32 मिनट का भाषण किया। और उस 32 मिनट के भाषण में एक बात जो मुख्यतः निकलकर बाहर आई वो ये था कि वो बार बार कहते रहे, 2 बार उन्होंने कहा जम्मू जम्मू, फिर कहा एक बार जम्मू जम्मू। जिस तरीके और जिस अंदाज से वो ये बात कर रहे थे, साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि वो गुस्से में हैं, वो नाराज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा, जो कि अक्सर और बेशतर जम्मू से कोई भी नैरेटिव शुरू हो जाए, जम्मू से कोई भी बात चलनी शुरू हो जाए, कश्मीर से फौरन कह दिया जाता है कि ये कम्युनल नैरेटिव है, ये फिरका परस्ती से भरा हुआ नैरेटिव है। वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा और उन्होंने ये कहा कि फिरका परस्ती कोई जम्मू में नई बात नहीं है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और जम्मू में मुस्लिम लीग थी। तारीख की बात उन्होंने की, लेकिन तारीख की बात करते वक्त वो ये बताना भूल गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। और वो ये भी बताना भूल गए कि 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जितनी भी हुकूमतें रही हैं, हर हुकूमत में कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक जम्मू संभाग को लड़ाई लड़नी पड़ी है। कॉलेज हासिल करना है तो लड़ाई लड़ो, यूनिवर्सिटी हासिल करनी है तो लड़ाई लड़ो। हर एक चीज के लिए सड़क के ऊपर उतरना पड़ा, हर एक चीज के लिए सियासी जंग करनी पड़ी और उस सियासी जंग के बाद वो तमाम चीजें मुमकिन हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे जम्मू जम्मू कह रहे थे, इशारा साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा की तरफ था। मामला ये, कहानी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने जब वो दिल्ली से वापस आए थे, जम्मू जम्मू कहा था और जम्मू जम्मू बार बार कहा था। और उसके बाद वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो मैं कहता हूं लखनपुर से लेकर बानिहाल तक वाला जम्मू। जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो मैं उस सरजमीन की बात करता हूं जिस सरजमीन पर रेफ्यूजियों का तांता लगा हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद आया, कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, जम्मू आए। कश्मीर में आतंकवाद ने दस्तक दी, मुसलमानों के घरों के ऊपर नेताओं को घर छोड़ने पड़े। रूपनगर से लेकर भटिंडी सुंजवा तक घर बने तो कश्मीरी मुसलमानों के घर बने। कश्मीरी मुसलमानों ने पलायन किया उस समय कश्मीर से और आकर बसे तो कहां? इसी जम्मू में, जिस जम्मू से अगर अब एक नैरेटिव शुरू हुआ है, अगर एक बात शुरू हुई है कि क़यादत तो अक्सर और बेशतर कश्मीर घाटी के पास रही है, कायद तो अक्सर और बेशतर कश्मीर से आते रहे हैं। एक आधी बार गुलाम नबी आज़ाद जम्मू संभाग से आए थे, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि अब कायद जम्मू से होगा? इस कारवां का रहनुमा रहबर अब जम्मू संभाग से होगा और वो कश्मीर को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा, लेकर आगे चलेगा। ये नैरेटिव जम्मू से शुरू हुआ है। लेकिन अफसोस ये कि जब जम्मू से नैरेटिव शुरू होता है, जब बात कोई जम्मू से करने लगता है, वो अगर आपका अपना कोई सियासी साथी रहा हो, जिसने एक लंबे समय तक आपकी सियासत को जिंदाबाद कहा हो, जिसने एक लंबे समय तक आपकी पार्टी की सोच को, आपकी पार्टी की विचारधारा को जिंदाबाद कहा हो, जब वो शख्स पार्टी छोड़ता है और किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, या ये सोच उसके अंदर आती है कि चलो आज चल कर देखते हैं, एक कोशिश करके देखते हैं कि क्या जम्मू से एक आवाज कश्मीर तक जा सकती है? क्या जम्मू से एक आवाज उठे, उसको कश्मीर कबूल करेगा? क्या कश्मीर तैयार होगा इस बात को मानने के लिए कि 100 साल तक जिस जम्मू कश्मीर रियासत पर डोगरा राज रहा और उस 100 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे इनकलाबी इकदाम उठाए गए जिनका आनंद, जिनका सुख आज भी जम्मू कश्मीर के लोग भोग रहे हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर में अस्पताल हो, क्या जम्मू कश्मीर बैंक हो या कई और इंस्टीट्यूशंस हो, वो सारी देन किसकी थे? उसके बाद भी जाहिर सी बात है 47 के बाद जो हुकूमतें बनी, उन हुकूमतों ने भी कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, पुल तामीर किए, सड़कें तामीर की, सब कुछ उन सियासी पार्टियों ने भी किया, उन हुकूमतों ने भी किया। जाहिर सी बात है हुकूमत बनती है तो इन्हीं सब चीजों के लिए बनती है। मगर उन हुकूमतों का नैरेटिव क्या था? उन हुकूमतों का नैरेटिव 47 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक एक ही था। पहले तो रायशुमारी था, वो नैरेटिव 1975 तक चला। 1975 के बाद एक नया नैरेटिव शुरू हुआ, ग्रेटर ऑटोनॉमी वाला।
वो खत्म शुद्ध हो गया 1999 में। और उसके बाद एक और नैरेटिव चला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ले आई सेल्फ रूल, बीच में सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अचीवेबल नेशनहुड लेकर भी आए थे। उसके बाद अन्य और बाकी पार्टियों ने भी अपने अपने फॉर्मूले जम्मू कश्मीर के लिए दिए। वो सभी नैरेटिव हैं, वो सभी नैरेटिव्स थे कि जम्मू कश्मीर में पायदार अमन कैसे आ सकता है। अब अगर जम्मू संभाग से कोई एक आवाज उठी है, कोई एक शोर मचा है कि बात जम्मू से होगी, अब बात यहां से शुरू होगी, अब तो फौरन इसको कहा जा रहा है कि यह फिरका परस्ती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने कैडर को रिजुविनेट करने के लिए कहा कि लोग पार्टियों में आते रहते हैं, लोग पार्टियों से चले जाते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको मुकाबला करते रहना है और पार्टी को जम्मू संभाग में मजबूत करना है। यह बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने कैडर से कही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बालाकोट हुआ और बालाकोट के बाद क्या हुआ, यह कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और साथ में एक लाइन जोड़ दी कि बालाकोट के बाद अपना ही एक जहाज वहां गिरा दिया। शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वक्त नहीं मिलता है उनको आजकल, उन्हें वक्त मिले तो उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, ये तमाम अखबार और ये तमाम इंटरनेशनली रिप्यूटेड मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए। ये सब मैगजीन्स ये कहती हैं कि जो बालाकोट हुआ था वो बालाकोट रेड लाइन को क्रॉस करना था, जिस रेड लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत और ताकत किसी भी मरकजी सरकार में एक लंबी वक्त तक नहीं थी। आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में होते, आतंकी हमले देश के विभिन्न भागों में होते, ट्रेनों में बम धमाके होते, सड़कों के ऊपर बम धमाके होते, आम लोगों का जीना आतंकियों ने दोभर कर रखा था। हम जवाबन क्या करते? हम जवाबन कंडेम करते, हम जवाबन अमेरिका से कहते, हम जवाबन रशिया से कहते, हम जवाबन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहते, खुदारा पाकिस्तान को कहिए, पाकिस्तान को समझाइए, पाकिस्तान को बताइए। क्या बताइए? कि आतंकवादी गतिविधियां करना बंद कर दे, आतंकवादी हमले करना बंद कर दे। लेकिन बालाकोट जो हुआ वो रेड लाइन को क्रॉस करना था। वो लकीर, जिस लकीर को हम एक लंबे समय से क्रॉस करने से गुरेज कर रहे थे, जिस लकीर को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिप्लोमेसी कहा जाता था कि जी ठीक है, पाकिस्तान ने अगर कोई आतंकी हमला किया है, 40 जवान हमारे पुलवामा में शहीद हुए हैं, कोई बात नहीं, अमेरिका के जरिए प्रेशर डलवाएंगे। हमने तय किया अब अमेरिका के जरिए प्रेशर नहीं डलवाएंगे, अब लाइन क्रॉस करके जाएंगे। वो जो लाइन क्रॉस करके जाना था, शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी ने यह भी याद नहीं कराया कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन ने यह बात कही कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पांव कांप रहे थे, वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे कि हिंदुस्तान न जाने क्या कर देगा। ये आपने शायद सुना नहीं, या वक्त नहीं मिला होगा। गूगल है, यूट्यूब है, फुर्सत मिले तो वो भी सुन लीजिएगा, आपको तब जाकर ही मालूम पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब बालाकोट हुआ, जो जवाबन हुआ, वो जवाब रेड लाइन को क्रॉस करना था और पाकिस्तान को ये बताना और ये समझाना था कि अब अगर आतंकी हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर आपने इस तरह की हरकत दोबारा की तो हम अंदर घुस आएंगे, और जब हम अंदर घुस आएंगे तो हम क्या करेंगे वो आप ऑपरेशन बालाकोट के जरिए समझ ही गए होंगे। और उसके बाद दूसरी चीज, जहाज गिरा जरूर, पायलट गिरफ्तार जरूर हुआ, लेकिन 48 घंटे होने से पहले पायलट भारत में वापस था। वो क्यों था? वो किस लिए था? उसके पीछे क्या वजूहात थी? कभी कोई किताब लिखेगा तो आपको भी मालूम चल जाएगा। अब दूसरी बात जो जम्मू के नैरेटिव को लेकर कही गई है, देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वो अपनी एक आजाद पार्टी भी बनाते, लेकिन क्या आजाद पार्टियों को जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेप्ट करते हैं? क्या आजाद पार्टियों को जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन देते हैं? चौधरी लाल सिंह ने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, क्या संगठन बनाने के बाद बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ जुड़े? प्रोफेसर भीम सिंह एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी लेकर चल रहे हैं, वो भी जम्मू की बात करते हैं, वो भी जम्मू का नैरेटिव लेकर चलते हैं। वो एक्सेप्टेबल है घाटी में, वो एक्सेप्टेबल है बाकी सब जगह, क्योंकि वो एक कमजोर सियासी ताकत है जम्मू कश्मीर में, वो एक ताकतवर सियासी ताकत जम्मू कश्मीर में नहीं है। लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी
25 से 30 सीटें जम्मू संभाग में नहीं ले सकती, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू संभाग में लोगों ने कभी चाहा ही नहीं, लोगों ने कभी वोट उस तरीके से दिल खोलकर दिया ही नहीं। क्या वजूहात है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को पता होगा और आम लोगों को पता होगा। लेकिन नेशनल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद देवेंद्र सिंह राणा आए और उन्होंने नेशनल पार्टी के मंच से दिल्ली से यह बात कही कि जम्मू का एक नैरेटिव होना चाहिए, मैं जम्मू का नैरेटिव लेकर चलना चाहता हूं और जम्मू और कश्मीर को एक करना चाहता हूं। जम्मू संभाग में लखनपुर से लेकर बानिहाल तक क्या मजहब है आपका, क्या जात है आपकी, आप किस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमें लोगों को एक साथ लाना है, एक साथ लाकर एक नई सियासी कुव्वत पैदा करनी है। वो सियासी कुव्वत जो सियासी कुव्वत ये इंश्योर करे कि जम्मू से अमन का नैरेटिव निकले, जम्मू से भाईचारे का नैरेटिव निकले और वो नैरेटिव पूरे जम्मू कश्मीर में आम हो जाए। अब बड़े सारे लोग ये कहेंगे भाईचारे का नैरेटिव जम्मू से, कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, कहां आए? मैं डोडा का मुसलमान हूं, मैंने डोडा से जब मैं निकलकर आया तो कहां आया, बसा कहां, पला कहां, बड़ा कहां हुआ, किस माहौल में बड़ा हुआ, किन लोगों के बीच में बड़ा हुआ। राजौरी से बहुत बड़ी तादाद में लोग जम्मू में हैं जिनके बच्चे डीपीएस में, हेरिटेज में और बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कहां रहते हैं। और जम्मू में बड़े पैमाने पर जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जम्मू संभाग में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आकर आबाद हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई पेशेंस है, कोई बुर्दबारी है, कोई संजीदगी है इस संभाग के अंदर, जिसके चलते इतनी दुनिया से लोग जम्मू में आते हैं और ये जम्मू उनको अपने दामन में समेट लेता है और अपने दामन में उनको जगह देता है। तो फिर बड़ी हैरत की बात है कि जम्मू को जम्मू जम्मू कहने पर किसी को फिरका परस्त कह दिया जाए, ये मेरी समझ से बाहर परे है। फिरका परस्ती ये नहीं कि आपने जम्मू जम्मू कहकर एक जम्मू का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। फिरका परस्ती ये है कि आप जम्मू जम्मू सुनना नहीं चाहते हैं। फिरका परस्ती ये कतई नहीं है कि आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिरका परस्ती ये कतई नहीं है कि आप गूल मोहर के लिए रास्ता चाहते हैं। फिरका परस्ती कतई ये नहीं है आप पुंछ सुरनकोट के लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज चाहते हैं। फिरका परस्ती कतई ये नहीं कि आप उधमपुर के अस्पताल को जम्मू कश्मीर का बेहतरीन अस्पताल देखना चाहते हैं। फिरका परस्ती ये कतई नहीं कि आप किश्तवाड़ में, डोडा में, बदरवा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां देखना चाहते हैं। फिरका परस्ती ये कतई नहीं कि आप बानिहाल के पहाड़ों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। फिरका परस्ती ये कतई नहीं कि आप रामबन से ऊपर जाने वाले पोगल परिस्तान के इलाके में आप लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं। फिरका परस्ती ये है कि जब जम्मू जम्मू का नारा लगे और आपको गुस्सा आए, आप नाराज हों, आपके लीडरशिप नाराज हो, आपकी लीडरशिप को ये लगे कि हमारा किला हिलाया जा रहा है। मजहब कोई भी हो, जात कोई भी हो, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं वहां से इंसाफ करना आपकी मजबूरी हो जाती है। मजहब कोई भी हो, जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, आप किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, आप जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हैं आपके पास लोगों के साथ इंसाफ करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। क्या यह हकीकत नहीं है कि जम्मू के कैबिनेट मिनिस्टर कश्मीर में वक्त ज्यादा गुजारते थे और जम्मू में कम? क्या यह हकीकत नहीं है कि जम्मू के कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ कश्मीर के लोगों को मोहब्बत और उनके ऊपर भरोसा कश्मीरी लीडरशिप के कंपैरेटिवली ज्यादा था? और अगर मैं थोड़ा सा एक कदम और चला जाऊं, क्या यह हकीकत नहीं है कि जब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान जो आज भाजपा के नेता हैं, जब ये पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के, तो इन्हें सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत कश्मीर के लोग दिया करते थे? क्या ये सब हकीकत नहीं है? अगर ये सब हकीकत नहीं है तो फिर आपकी बात सही है कि जम्मू में फिरका परस्ती है। लेकिन अगर ये सब हकीकत है तो फिर जम्मू में आज भी मोहब्बत है, अमन है, दोस्ती है। और रही बात आपने कहा कि कभी कभी जो लहरें आती हैं, कभी कभी जो माहौल में आलूदगी आती है, कभी कभी जो माहौल में गर्मी आती है, कभी कभी जो ऐसा लगता है कि दो समुदाय टकरा जाएंगे, समझना चाहेंगे कि टीकालाल टपलू की जब शहादत हुई क्या खौफ पैदा नहीं हुआ था लोगों के दिलों में? जानना चाहेंगे कि उस जज की जब शहादत हुई जिसने फैसला लिखा था तो क्या खौफ लोगों के दिलों में वहां पैदा नहीं हुआ था?
जानना चाहेंगे, जब 1 लाख का मजमा, 1 लाख का जुलूस निकलता था तो लोगों के दिलों में खौफ, माइनॉरिटी कहीं पर भी हो जुलूसों से वो खौफजदा होती है, माइनॉरिटी कहीं पर भी हो हंगामों से वो खौफजदा होती है, माइनॉरिटी कहीं पर भी हो वो मेजॉरिटी का एक सेक्रेट ट्रस्ट होती है। मेजॉरिटी जब माइनॉरिटी को ये समझे कि ये हमारा सेक्रेट ट्रस्ट है, हमारी पहचान कि हम क्या हैं वो इस बुनियाद पर कतन नहीं होगी कि हम क्या हैं, वो इस बुनियाद पर होगी कि हम अपनों के साथ कैसे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब जब इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे तो सारी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये बताना जरूरी है कि जम्मू का नैरेटिव कतन ये नहीं है कि कश्मीर से कुछ छीन लिया जाए। जम्मू का नैरेटिव ये है कि जिस भाईचारे के साथ और जिस मोहब्बत के साथ यहां अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इसी इलाके से, इसी जगह से वो खबर निकल सकती है, वो मैसेज निकल सकता है, वो नैरेटिव निकल सकता है जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ ला सकता है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच में वो खाई है उस खाई को पाट सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन जम्मू के लिए है, क्योंकि आप फिरका परस्ती की कहानी या फिरका परस्ती का इल्जाम उस जगह तो लगा सकते हैं जहां बिहार से आने वाले गरीब मजदूर के ऊपर गोली चलती है। आप फिरका परस्ती का इल्जाम वहां लगा सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश से आने वाले एक तरखान को गोली मारी जाती है। आप फिरका परस्ती का इल्जाम वहां लगा सकते हैं जहां एक केमिस्ट जो सालों से कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहा था उसे गोली मार दी जाती है। वहां फिरका परस्ती का इल्जाम लगा सकते हैं। आप वहां फिरका परस्ती का इल्जाम कतई नहीं लगा सकते हैं जहां आपका भी घर है, जहां आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टरों का भी घर है, जहां जिसने पनाह दी थी तमाम लोगों को जब कश्मीर घाटी के हालात खराब थे, जिसने अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के दरवाजे जिन लोगों ने कश्मीर घाटी के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए खोले थे, आप उन्हें फिरका परस्ती का इल्जाम नहीं दे सकते। आप तलाब तिल्लो कभी चले जाएं, आज भी लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी एक बड़ी तादाद में आपको लद्दाख के बच्चे वहां मिलेंगे। जाकर पूछिए उनको कि कितनी मोहब्बत के साथ उनको लोग रखते हैं। आप आज भी चले जाएं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के जो बच्चे आज आईएएस और केएस कर रहे हैं, जरा पूछिए उनसे कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं, किन टीचरों के पास पढ़ते हैं। ये तारीख है, ये जम्मू है और उस जम्मू को समझना जरूरी है। और अब जब जम्मू के नैरेटिव की बात की जाती है, जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर बात की जाती है, मैं नहीं जानता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान और आज भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा के जहन में क्या है, मगर मुझे ये लगता है कि जम्मू डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि वो जमीन, जिस जमीन पर अलग अलग समुदायों के, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, जहां कभी कभी हवाएं गर्म भी चलती हैं, उस जमीन से वो एक आवाज उठानी जिस आवाज से जम्मू से लेकर करना तक, लखनपुर से लेकर करना तक सब लोग एक मजबूत रस्सी के साथ बंध जाएं, सब लोग एक साथ आ जाएं, उसे मुझे लगता है कि उस चीज का नाम जम्मू डिक्लेरेशन है। ये किसी मजहब, किसी जात पात या किसी एक समुदाय की बात नहीं है, ये बात जम्मू की है और ये बात तारीखी है और इस तारीखी बात को दोहराने का काम करने की कोशिश की जा रही है। ये नैरेटिव है और ये सियासी नैरेटिव है। ये कल वोटों में तब्दील होगा, जिसके पास वोट होगा उसका नैरेटिव होगा, जिसके पास वोट नहीं होगा उसका नैरेटिव नहीं होगा। लेकिन कहानी तो चल पड़ी है और कहानी चली है और कहानी के चलने से लोग परेशान हुए हैं। वो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू जम्मू करने से दिख ही रहा था।